मैं राजेंद्र वर्मा आपको कक्षा 6 की गणित विषय में एक्सरसाइज 2.2 का टॉपिक होगा व्यवकलन की संक्रिया के प्रगुण, यानी व्यवकलन संक्रिया के प्रगुण। तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था योग संक्रिया के प्रगुण। तो आज पढ़ाएंगे व्यवकलन यानी घटाने के प्रगुण कि किस प्रकार से हम घटा सकते हैं संख्याओं को। तो उसका पहला प्रगुण है व्यवकलन का संवरक प्रगुण। जैसे योग का संवरक प्रगुण था, वैसे व्यवकलन का संवरक प्रगुण, इसको घटाने का संवरक प्रगुण भी कहा जा सकता है। देखिए, जब दो संख्याएं, ये दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो जो पहली पूर्ण संख्या होगी वो बड़ी होगी और दूसरी पूर्ण संख्या छोटी होगी, तो घटाया जा सकता है। यदि पहली पूर्ण संख्या और दूसरी संख्या बराबर होगी तो भी हम घटाएंगे और हमारा जो शेष फल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। देखिए, पहला है व्यवकलन का संवरक प्रगुण। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, यानी a और b, यहाँ पर a और b मान लिया गया है कि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा a देखिए ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से। लेकिन नीचे एक लाइन खींची हुई है, इसका तात्पर्य होता है कि बराबर हैं, यानी a और b बराबर हैं। तो यानी दोनों स्थितियों में यदि a b से बड़ा है, तो यदि a b से बड़ा है तो, या a b के बराबर है, तो दोनों प्रकार से a माइनस b, यानी a से पहली पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाने पर जो शेष फल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लेते हैं कि पहली पूर्ण संख्या हमारी 8 है, पहली पूर्ण संख्या 8 है, दूसरी पूर्ण संख्या हमारी 7 है। तो 8 में से 7 घटा दिया तो बराबर बचा 1। बराबर क्या बचा? 1 बचा। देखिए, इसी में दूसरा 5 माइनस 5 बराबर 0। 5 से यदि हम 5 घटा देंगे तो शेष फल हमारा जो बचेगा वो 0 बचेगा। अब देखिए, जब 8 में से 7 घटाया तो 1 प्राप्त हुआ, ये भी एक पूर्ण संख्या है। 5 से 5 घटा दिया तो भी हमें 0 प्राप्त हुआ, ये 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो यह प्रगुण तो लागू होता है हमारे सिस्टम में। दूसरा है व्यवकलन का क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा हमारा है व्यवकलन का क्रम विनिमय प्रगुण। तो अब इसमें क्रम अगर हम चेंज कर दें, जैसे घटाने का योग का क्रम बदलते थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन घटाने में यदि हम क्रम बदल देंगे तो बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। जैसे देखिए, यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं, यानी a और b एक पूर्ण संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है b के, यानी कि यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं, a बराबर नहीं है b के, अर्थात a नॉट इज इक्वल टू b, यानी a नॉट इज इक्वल टू b, तब a माइनस b और
b माइनस a बराबर नहीं होंगे, इसलिए यह प्रगुण जो है हमारा इसमें लागू नहीं होता है। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 माइनस इसको b को 5 मान लेते हैं बराबर 3 आ गया। तो यहां पर पांच माइनस 8 बराबर -3। तो -3 तो एक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है, इसलिए एक पूर्णांक तो है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए, व्यवकलन का अगला है व्यवकलन का साहचर्य प्रगुण। देखो, यदि a, b और c यानी साहचर्य प्रगुण में 3 पूर्ण संख्याएं होती हैं, a, b और c। यदि a, b और c 3 पूर्ण संख्याएं हैं तथा c नॉट इक्वल टू 0 के, यानी c 0 के बराबर नहीं है, तब a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c नॉट इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट बंद माइनस c, यानी यह जो बायां पक्ष है दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं होगा। तो यह भी प्रगुण हमारी मैथ में लागू नहीं होता है, यह नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो केवल हम व्यवकलन के 2 ही नियम पढ़ते हैं, एक व्यवकलन का संवर्ग प्रगुण और सबसे लास्ट का है व्यवकलन में शून्य की तत्समकता। और देखिए, व्यवकलन में शून्य की तत्समकता, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाते हैं, यदि हम किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाते हैं तो योगफल हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होगी जो संख्या थी। जैसे देखिए, 7 माइनस 0 बराबर 7, 7 माइनस 0 बराबर 7। अब देखिए, यहाँ पर 7 में से 0 घटा दिया तो 7 ही प्राप्त हुआ। तो ये हमारे व्यवकलन संक्रिया के प्रगुण थे। तो इस पर आधारित ये पूरी एक्सरसाइज होगी 2.2, इसे ही आज पढ़ाएंगे। तो इसका पहला सवाल पढ़ाएंगे। देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि घटाना है। अंतर कहे तो घटाना है। 36,523 माइनस 9,359 बराबर, देखिए 3 से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, दहाई लाएंगे 3 में तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 9 घटाया 4 बचा, 2 की जगह पर 1 रह गया, क्योंकि हम दहाई ले जा चुके हैं। तो अब 1 से 5 नहीं घट रहा है तो एक दहाई लाए तो 11 हो गए, 11 से 5 घटाया तो 6 बचे, फिर 5 की जगह 4 रह गया, 4 से 3 घटाया तो 1 बचा, 6 से 9 नहीं घट रहा है तो दहाई लाएंगे तो 16 हो जाएंगे, 16 से 9 घटाएंगे 7 बचेगा। अब देखिए, 3 से कुछ नहीं घटाना है, तो अब 3 से एक दहाई हम ले जा चुके हैं, तो 3 की जगह पर 2 रह गया है, तो इस 2 को लिखेंगे, क्योंकि 1 हम हासिल ले जा चुके थे, एक दहाई ले जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर 2 रह गया, 2 हमने उतार लिया। अब ये संख्या हमारी आ गई 27,164। इसी क्रम में आपको दूसरा सवाल का पहला खंड फिर पढ़ाएंगे।
देखिए बच्चों, ये जो दूसरा सवाल है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को इस प्रकार घटाइए कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। यानी इसको हम इस प्रकार घटाएं कि जो हमारा शेष फल प्राप्त हो वो एक पूर्ण संख्या हो। तो जब हम किसी अपने से दी गई संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी जब हम, कहने का तात्पर्य है, जब हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। यदि हम यानी एक संख्या को उसके बराबर की संख्या से घटाएंगे तो भी शेषफल हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, दोनों प्रकार से। लेकिन यदि हम पहली छोटी संख्या से यदि हम बड़ी संख्या घटाएंगे तो शेषफल पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इसको हम घटाते हैं। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 4000। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000, तो 5000 वाली अधिक है। देखिए बड़ी संख्या से जब हम छोटी संख्या को घटाएंगे तो भी शेषफल हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याएं बराबर हैं तो भी शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होगा। शून्य भी एक पूर्ण संख्या है। तो दोनों स्थितियों में अगर दोनों संख्याएं बराबर हैं तो भी पूर्ण संख्या शेषफल प्राप्त होगा, और यदि पहली संख्या बड़ी है तो भी शेषफल पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। देखिए 5020 माइनस 4792 बराबर, अब देखिए यहां पर शून्य लिखा हुआ है। इकाई को इकाई में, दहाई को दहाई में जैसे जोड़ते थे उसी तरह से इकाई को इकाई से घटाएंगे, दहाई को दहाई से घटाएंगे, सैकड़े को सैकड़े से घटाएंगे और हजार को हजार में से घटाएंगे। देखिए अब शून्य से 2 घटा रहे हैं तो नहीं घट रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो पड़ोस की संख्या से हम एक कैरी लाएंगे, यानी कि एक हासिल लाएंगे, दहाई ले आएंगे। तो अब 2 से एक दहाई ले जा करके हम शून्य के पास पहुंचाएंगे। तो जब शून्य हमारा लिखा है, एक दहाई ले आए तो एक दहाई शून्य का 10 हो गया, 10 से 2 घटाया तो 8 बचा। तो देखिए ये फिर 2 की जगह पर 1 रह गया, 2 की जगह पर 1 रह गया, 1 से 9 नहीं घट रहा है। तो अब यहां पर तो शून्य है, उसके पड़ोस वाले में तो शून्य है। तो अब उस शून्य के पड़ोस में क्या है वहां से हम उधार लाएंगे। तो 5 से एक दहाई ले गए, शून्य के पास पहले ले जाएंगे, तो यहां जब ले जाएंगे तो यहां पर 10 हो जाएंगे। फिर इससे उधार लेंगे तो यहां पर 9 रह जाएंगे और यहां पर क्या हो जाएंगे, एक दहाई एक का 11, 11 से 9 घटा देंगे, 11 से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब शून्य की जगह 9 रह गया, शून्य की जगह पर 9 रह गया है, तो 9 से 7 घटाएंगे तो भी 2 बचेगा। अब देखिए 5 से हम एक दहाई ले जा चुके हैं, एक हासिल ले जा चुके हैं, तो 5 में 1 कम हो गया है, 5 में 1 कम हो गया है, तो इसलिए 5 की जगह क्या रह गया, 4 रह गया है। तो अब 4 से 4 घटाएंगे तो शून्य बचेगा। तो किसी भी संख्या, किसी भी पूर्ण संख्या के पहले हम शून्य नहीं लिखते हैं, ये नियम नहीं है, तो इसके पहले हम शून्य नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा जो शेष फल आया वो 228 आया। फिर इसी क्रम में अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इसमें संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं
में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए ये खाली स्थान है, तो सिस्टम से घटाना, देखिए 9 से ऐसी संख्या को घटाना है कि 3 बचे, यानी 9 से ऐसी संख्या को घटाना है कि 3 बचे। तो 9 में से हम 6 अगर घटा दें तो 3 बचेगा। अब यहां पर ऊपर की संख्या जो हमारी है वो 6 है, नीचे की 7 है, तो ऊपर की अधिक है, कम है, नीचे की अधिक है। जब ऊपर की कम हो और नीचे की अधिक हो तो एक दहाई लाते हैं, तो 7 से एक दहाई ले जा करके 16, तो यहां पर 16 हो गया, एक दहाई ले गए तो ये एक दहाई 6 कहीं 16 हो गए। 16 से 7 घटाया तो 9 बचा, 16 से 7 घटाया तो 9 बचा। अब देखिए यहां पर शेषफल तो हमारा लिखा है 4, लेकिन एक इस कॉलम में हमें क्या भरना है, ये रिक्त स्थान पूरा करना है। तो जब हम 7 से एक दहाई 6 के लिए ले जा चुके हैं तो 7 की जगह पर रह गया 6। अब 6 से हम इतना घटा दें कि 4 बचे, यानी 6 में से कौन सी संख्या ऐसी घटा दें कि 4 शेष बचे। तो 2 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। इसी तरह से ये शेष सवाल हैं। जैसे देखिए अगला सवाल, 1 से 8 घटाना है, क्या बचेगा। तो 1 से तो 8 नहीं घटाया जा सकता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते हैं क्योंकि माइनस में बचेगा। तो इसके लिए क्या होता है, उसके पास की संख्या से हम एक हासिल ले आते हैं, दहाई लाते हैं। तो जब हम 5 से एक दहाई ले गए तो यहाँ पर 11 हो गए, 11 से 8 घटाया तो 3 बचा। अब 5 की जगह पर 4 बचा है, क्योंकि एक हम दहाई ले जब गए हैं तो यहाँ पर एक कम हो गया। देखने में तो 5 है लेकिन यहाँ पर एक कम है तो 4 है। तो 4 से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। फिर अब कोई हासिल तो हम लाए नहीं हैं, तो 9 से ऐसी संख्या को हम घटा दें कि 3 बचे। 9 में से हम ऐसी संख्या घटाएं कि 3 बचे, तो हम 9 से 3 ही घटा लेते हैं। तो 9 से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, तो वही 6 लिख देते हैं। फिर कोई हासिल नहीं लाए हैं, तो देखिए 8 यहाँ पूरा बचा हुआ है। अब 8 से क्या घटाया जाए कि 3 बचे, तो हम 8 में से 3 घटा लेते हैं। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा। कितना सरल है। तो अब देखिए इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे 4 नंबर। देखिए चौथा सवाल हमारा है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का 6 अंकों की। तो देखिए सबसे पहले हम 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या लिखने में कोई समस्या नहीं होती है, चाहे 10 अंकों की लिखना हो चाहे 20 अंकों की लिखना हो। अगर 6 अंकों की लिखना है तो 6 बार 9 लिखना है, 10 अंकों की लिखना है तो 10 बार 9 लिखना है। तो अभी यहां पर कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए 6 बार 9 लिख दीजिए, 1
2 3 4 5 और 6। बड़ी संख्या लिखने में कोई समस्या नहीं। हाँ, अब छोटी संख्या लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर। देखिए, जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना होगा तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब उसके बाद शून्य। कितने शून्य? जितने अंक 1 कहा है उससे 1 कम। तो 6 अंक कहा है तो 1 कम कर लीजिए, तो बचे 5। तो 5 शून्य लगा दीजिए। 2 3 4 5। देखिए, गिन लीजिए, 6 संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या 6 अंकों की नहीं लिखी जा सकती है, और इससे बड़ी 6 अंकों की बड़ी संख्या भी नहीं लिखी जा सकती है। तो अब प्रश्न कहता है प्रश्न कि संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, इनका अंतर बराबर। तो अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख लीजिए। -1 2 3 4 और 5, 6 अंक हो गए। देखिए, बराबर। अब देखिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा था व्यवकलन का शून्य तत्समकता का नियम। जो शून्य का तत्समकता नियम है वह यहाँ पर लागू होता है। देखिए, 9 में से शून्य घटाएंगे, 9 में से शून्य घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। फिर दहाई को दहाई में से, यानी दहाई वाला शून्य। अब देखिए, फिर 9 से शून्य घटाएंगे, फिर 9 बचेगा। 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 अब 9 से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो इस प्रकार से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो कभी भी अगर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना हो तो आप इस नियम को ध्यान में रखते हुए हल कीजिए। और इसी क्रम में आपको अगला सवाल पढ़ाएंगे। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 64,92,517 है, जिसमें से एक संख्या 50,50,095 है। तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तब दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो एक हम फार्मूला लगाते हैं। दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या
संख्या, दो संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या। यानी हम दूसरे प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल। फिर हम जो पहली हमारी संख्या है उसको हम लिख लेंगे और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या का पक्षांतर कर देंगे। तो हम पक्षांतर न करके इस प्रकार से लगा दिए। तो देखिए दोनों विधियों से हम लगा सकते हैं, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल। ये फार्मूला लगा लेंगे। तो पहली संख्या हमारी दी है तो पहली संख्या लिख लेंगे, प्लस दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल जो दिया है उसे लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल पहले लिखेंगे और माइनस पहली संख्या जो होगी वो लिख देंगे जैसा कि लिखा हुआ है। देखिए देखिए भैया, बराबर दो संख्याओं का योगफल। अब इसमें देखना है दो संख्याओं का योगफल किसके आगे लिखा है। अब योगफल देखो यहां पर लिखा है तो इसका मतलब योगफल ये है, तो ये योगफल लिख लीजिए 64 लाख 92,517 माइनस 50,50,095 बराबर। देखिए बच्चों, हम यदि इस प्रकार से आप लोग ना घटा पाएं, हम तो घटा लेंगे, यदि आप न घटा पाएं तो उसके लिए अलग लिख लीजिए। देखिए 64 92 517, फिर इसमें 50, फिर 50 0 95। देखिए मिला लीजिए, क्या यही है? ऐसा तो नहीं गलत लिखा है। 64 92 517 50 50 0 95, क्योंकि संख्याओं को मिला लेना चाहिए। संख्याएं यदि गलत हो जाएंगी तो प्रश्न कुछ और होगा और उसका आंसर कुछ और होगा। जब परीक्षा में चेक किया जाएगा तो प्रश्न के आधार पर सवाल को चेक किया जाएगा, लेकिन आप अपने आधार पर उसको लगाएंगे तो आपका सही होते हुए भी वो गलत मान लिया जाएगा। इसलिए हमेशा सही अंक लिखने चाहिए, नहीं तो कभी कभी लॉस हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं उत्तर चेक करके नंबर देते हैं कि उत्तर कितना आया, उत्तर को देख लिया। तो देखिए 7 से 5 घटाया घट जाएगा, क्योंकि ऊपर की संख्या अधिक है नीचे की कम है, तो घट गया तो 2 बचा। लेकिन अब आगे 1 से 9 नहीं घट रहा तो फिर दहाई लाएंगे 11 हो जाएंगे, 11 से 9 घटाएंगे 2 बचेगा। फिर 5 की जगह 4 रह गया, 4 से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब देखिए 2 से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, 9 से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब 4 से 0 जब घटाएंगे तो भी घट जाएगा, 4 बचेगा। 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 14
42,422 ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका रिमाइंडर जो है, जो शेष बचा, शेष फल वो 14,42,422। तो इसी प्रकार के शेष सवाल हैं जो आप लोग लगा सकते हैं, और लगाने की कोशिश करना। जो सवाल आपकी समझ में ना आए, आप फ़ोन द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।